ओके तो स्टूडेंट्स आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन पे। तो याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन या हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का सादा लफ्ज़ों में अगर हम मीनिंग देखें, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उस ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्लेस करने को हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपका प्लांट हो सकता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका एनिमल हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका माइक्रोब हो सकता है, या आप कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टेक्सॉन के अंदर, हमारे पास कितने टेक्सॉन थे बेटा, सबको पता है? हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टेक्सॉन्स थे, या इमीडिएट जो टेक्सॉन हमारे पास थे, इम्पोर्टेंट टेक्सॉन, वो कितने थे? 7। राइट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? किंगडम से लेकर आपके स्पीशीज तक। उसके अलावा भी इंटरमीडिएट टेक्सॉन या इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी होते थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टेक्सॉन है उसी के बारे में हमें आपके सिलेबस के अंदर बात करना था। तो किंगडम से लेकर स्पीशीज तक जितने भी हमारे पास ग्रुप्स थे, कैटेगरीज थे, इनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन टेक्सॉन्स के अंदर रखने के उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पे लिखा है द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और वो ऑर्गेनिजम्स आपका प्लांट होगा, आपका एनिमल होगा, आपका माइक्रोब होगा, इनटू वेरियस ग्रुप्स। और उन वेरियस ग्रुप्स को हम क्या कहते थे बेटा? टेक्सॉन या टेक्सा या कैटेगरीज। इतना तो सबको याद है ना? उनको क्या कहते थे? कैटेगरीज। शाबाश। या टेक्सॉन कहते थे, या कैटेगरीज कहते थे, या रैंक भी उनको कहते हैं। याद रखना, उनको क्या कहते हैं? रैंक। शाबाश। तो इन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, किंगडम से स्पीशीज तक जितने भी हमारे पास टेक्सॉन हैं, उन टेक्सॉन्स के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, और जितने भी माइक्रोब्स हैं, 1.7 मिलियन स्पीशीज ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको डिफरेंट टेक्सॉन्स के अंदर प्लेस करने के जो प्रोसेस हैं, उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन डिफरेंट टेक्सॉन्स के अंदर क्लासिफाई करने का, ग्रुपिंग करने का हमारे पास बेसिस क्या होना चाहिए? बेस अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। हमें ये देखना है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डालने जा रहे हैं, उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर सेम है, कौन कौन से कैरेक्टर सेम नहीं है, कौन से सिमिलर कैरेक्टर्स है, कौन से डिससिमिलर कैरेक्टर्स है। उसी के बेसिस पे हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्लेस करना है, ताकि सो दैट द ऑर्गेनिजम्स, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनके एक जैसे कैरेक्टर्स हो, सिमिलर कैरेक्टर्स हो, उनको आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, ताकि सेम ग्रुप के अंदर उनको रखा जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टेक्सॉन्स के अंदर प्लेस करने के उस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और याद रखना, ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है। हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। देयर वी हैव टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हमें कितने क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं? 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हमें पढ़ना है। नंबर 1 इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 2 हमारे पास क्या है बेटा?
नंबर सेकंड हमारे पास है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये साथ साथ में लिख लीजिएगा, शाबाश। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट टाइप है, दैट इज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है बेटा? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तो ये तीन तरीके के जो हमारे पास क्लासिफिकेशंस है, इन तीन तरीके के क्लासिफिकेशंस को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें डिटेल में पढ़ना है, याद रखिएगा, ठीक है? ओके। ओके, देखिए बेटा, अब हमने क्या कहा, हमें तीन तरीके की क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो यहाँ पे आपके देखो, इस नोट्स के अंदर आपको लिखा भी गया है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कितने हैं? थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। यानी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाई। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए तीन तरीके के क्लासिफिकेशन अभी तक जो है वो यानी हमारे सामने आया है। सबसे पहला टाइप हमारे पास क्या था बेटा? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या था सबसे पहला हमारा? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो बेटा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज इनिशियली, जो शुरू किया गया था, इट वाज स्टार्टेड बाय आपके बहुत इंपॉर्टेंट दो बंदे थे जिनका नाम था एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, और एक और इंपॉर्टेंट बंदा था जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। यही दो बंदे थे जिन्होंने आपके आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को शुरू किया था। अब देखना हमें ये है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। याद रखिएगा, शाबाश। सबसे पहले तो याद रखना, ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ, सबसे पहला हमारे पास कौन सा है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है वो, उसको पढ़ने से पहले याद रखना थोड़ा बहुत इसका हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन था, ये दिस वाज started between 300 BC, 300 BC एंड 1830, यानी 300 BC और 1830 के बीच में इस क्लासिफिकेशन को शुरू किया गया। और शुरू में इसको यानी पहले पहले इसको शुरू करने वालों में से सबसे पहले पहले जो बंदे कौन थे? एक तो एरिस्टोटल था, दूसरा आपका कैरोलस लिनियस था, तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट बंदा था। एक था हमारा एरिस्टोटल, मैंने आपको पहले भी बताया, एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। दूसरा हमारे पास एक और बंदा था, कैरोलस लिनियस, जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बंदा था जिनका नाम था थियोफ्रास्टस। क्या था? थियोफ्रास्टस। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। थियोफ्रास्टस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी और इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, ठीक है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बंदे थे जिन्होंने आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू किया। अब ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था क्या? तो सबसे पहले याद रखना, हम इसको डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे, याद रखना, इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, में लिख रहा हूं यहां पे, इन दिस सिस्टम ऑफ classification,
only one or two morphological characters of the living organisms are taken into consideration यानी इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो तो हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे ना। तो याद रखना आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए बाहर से दिखने वाले, अंदर कुछ नहीं देखना है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मींस वो कैरेक्टर जो बाहर से आपको दिख जाए, सिर्फ बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स, यानी वो दिखता कैसे है, शेप कैसा है उसका, समझ में आ रहा है, इस तरीके के कैरेक्टर्स, या इनको हम सुपरफिशियल कैरेक्टर्स भी कहते हैं। याद रखना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल कैरेक्टर्स भी कहते हैं, सुपरफिशियल कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी बाहर या ऊपर से दिखने वाले जो कैरेक्टर्स है, सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को देखकर जब आप क्लासिफाई करते हैं तो उस समय पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कैसे स्टार्ट किया गया, सिर्फ सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को देख के। किसको देख के, सिर्फ सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को देख के। देखिए शाबाश, यहाँ देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये द क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड इन 1758। इस क्लासिफिकेशन को सबसे पहले कब प्रपोज किया गया, कैरोलस लिनियस ने ही प्रपोज्ड इन 1758। In this type of classification, the organisms were classified based on only one or two morphological characters। यहाँ देखो शाबाश, एक या दो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब आप क्लासिफाई करते हैं उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब देखो बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशन किए गए शुरू में, तो वो जितने भी क्लासिफिकेशन थे वो सारे के सारे क्लासिफिकेशन जो था वो यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको यानी बात बताऊं, एरिस्टोटल ने जब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया, एरिस्टोटल ने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया, हैबिटेट के बेसिस पे। और इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने क्या किया, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके हैबिटेट के बेसिस पे ग्रुप्स में डिवाइड किया, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया। कौन कौन से, एक ग्रुप को उन्होंने नाम दिया एयर, ठीक है, एक ग्रुप को नाम दिया उन्होंने लैंड ऑर्गेनिजम्स, और एक ग्रुप को उन्होंने नाम दिया वाटर या एक्वेटिक। सिर्फ क्या देखा गया कि वो कहाँ रहते हैं। अब जाहिर सी बात है एयर के अंदर ना पता है, सबको पता है। ये जो क्लासिफिकेशन था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत सालों तक चला, लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट किया गया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स नज़र आए। फॉर एग्जांपल इसी के अंदर आप ड्रॉबैक्स देख सकते हैं। देखो एरिस्टोटल के हिसाब से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एयर में पाया जाता था वो आपका इंसेक्ट भी होता था, बर्ड्स भी होता था। अब हम सबको पता है इंसेक्ट्स और बर्ड्स एक जैसे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं है, ये डिफरेंट है। ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से जिन ऑर्गेनिजम्स को लैंड वाले ग्रुप के अंदर रखा गया,
लैंड वाले ग्रुप के अंदर रखा गया, तो लैंड वाले में तो बहुत सारे हैं ना। फॉर एग्जांपल मैन को रखा गया, ठीक है, हॉर्स को रखा गया, काऊ को रखा गया लैंड में, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, क्या मैन हॉर्स काऊ सारे एक जैसे एक तरीके के एनिमल्स हैं? बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से वाटर में, वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, उसके अंदर जितने भी फिशेस थे उसको भी रखा गया, वेल जो था उसको भी रखा गया। तो क्या वेल और बाकी फिश एक जैसे नहीं है? ठीक है, क्योंकि वेल आपका क्या होता है, मैमल होता है, बाकी फिशेस आपके मैमल्स नहीं होते। तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि एरिस्टोटल ने सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल कैरेक्टर्स दिखाए, यानी बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स की किस तरीके के कैरेक्टर्स हैं, एक या दो कैरेक्टर जो बाहर से सिर्फ उनको दिख जाता है, उसी की बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। ये हो गया एरिस्टोटल की बात, जब आपने बात की, ठीक है। अब देखो हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कैरोलस लिनियस। लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया जितने भी यानी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, याद रखना, फ्लावरिंग या एंजियोस्पर्म्स जितने भी है, फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी है, उन सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को आपके कैरोलस लिनियस ने अबाउट 24 ग्रुप्स में डिवाइड किया। अबाउट 24 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। किसके बेसिस पे? बेस्ड अपॉन, किसकी बेसिस पे? बेस्ड अपॉन द सेक्सुअल कैरेक्टर्स, या आप कह सकते हैं बेस्ड अपॉन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फ्लावर में क्या कहते हैं? शाबाश बेटा, सबको पता है, एंड्रोशियम कहते हैं ना। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। यानी एंड्रोशियम के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है उनको एंड्रोशियम के बेसिस पे उनको 24 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। तो उन्होंने नाम दिया उसको, कई कई नाम दिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अगर किसी फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम अगर एक देखा, उन्होंने उसको नाम दिया मोनोएंड्रिया। मोनोएंड्रिया, ठीक है। दो देखा तो उन्होंने नाम दिया उसको क्या? डायएंड्रिया। समझ में आया? ठीक है। एक एंड्रोशियम अगर किसी फ्लावर के अंदर होगा तो उन्होंने उसको नाम दिया, तो एक ग्रुप का नाम दिया उन्होंने मोनोएंड्रिया, और मोनोएंड्रिया जो ग्रुप था उसके अंदर वो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा गया जिसके पास एंड्रोशियम सिर्फ एक था। डायएंड्रिया के अंदर उन सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा गया जिनके अंदर एंड्रोशियम दो था। ट्राइएंड्रिया के अंदर, ट्राइएंड्रिया मीन्स तीन जिसके पास था, ठीक है। ट्राइएंड्रिया के अंदर उन सारे यानी फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा गया जिनके अंदर एंड्रोशियम कितना था? एंड्रोशियम 3 इन नंबर, तीन उनमें अगर यानी उनको दिखा एंड्रोशियम, तो उनको ले जाके किस में रखा? उनको ले जाके यानी ट्राइएंड्रिया के अंदर रखा, ठीक है बेटा, ओके। और उसी तरीके से शाबाश, टेट्राएंड्रिया, पेंटाएंड्रिया, ठीक है। उसके बाद जो एक नाम दिया उन्होंने फोर्थ जो था, दैट इज पोलीएंड्रिया। पोलीएंड्रिया मीन्स, देखो इसके अंदर बहुत 24 ग्रुप्स कहा ना हमने, तो इसका मतलब आप इसको काउंट करते जाओ, ट्राइएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, पेंटाएंड्रिया, हेक्साएंड्रिया, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इस तरीके से, ठीक है। पोलीएंड्रिया मीन्स फोर्थ के बाद जितने भी हैं, टेट्रा के बाद जितने भी हैं, ठीक है। यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर मैनी एंड्रोशियम, एंड्रोशियम को हम क्या कहते हैं? स्टेमेन भी कहते हैं ना, शाबाश। मैनी एंड्रोशियम जिनमें था उसको ले जाके किस में रखा? पोली एंड्रिया के अंदर। ये हो गया आपके कैरोलस लिनियस
का जो क्लासिफिकेशन था किसको लेके, फ्लावरिंग प्लांट्स को लेके। अब हमारे पास एक और बंदा था जिसका नाम था थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस कौन था ये थियोफ्रास्टस? याद रखना, ही वॉज अ ग्रीक नेचुरलिस्ट। पहले पहले ज़माने में जो बायोलॉजिस्ट यानी बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी करके जो सब्जेक्ट था वो उस तरीके से नहीं होता था, ठीक है। उस समय पे एक सब्जेक्ट होता था नेचुरल साइंस करके, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको उसी में पढ़ा जाता था, यानी नेचुरल साइंस के अंदर। ये जो थियोफ्रास्टस था, जिनको हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, फादर ऑफ FOB, फादर ऑफ बॉटनी। तो इन्होंने क्या किया, थियोफ्रास्टस ने जितने भी प्लांट्स थे उन प्लांट्स को इन्होंने, थियोफ्रास्टस ने जितने भी प्लांट्स थे इन प्लांट्स को टोटल 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। कितने ग्रुप के अंदर बेटा? 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। एक ग्रुप को उन्होंने नाम दिया, शाबाश, 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। बेस्ड अपॉन व्हाट? बेस्ड अपॉन द हैबिट, कि कोई ऑर्गेनिज्म दिखता कैसे है, यानी कोई प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है, दिखने में क्या है वो, ठीक है। तो हैबिट के बेसिस पे 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। और वो 4 ग्रुप कौन कौन सा था? एक को उन्होंने नाम दिया हर्ब्स, एक को उन्होंने नाम दिया अंडरशर्ब्स, एक को उन्होंने नाम दिया शर्ब्स, और एक को उन्होंने नाम दिया क्या? ट्रीज। तो टोटल कितने ग्रुप हो गए? 4। हर्ब्स, अंडरशर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। 4 ग्रुप के अंदर बेस्ड अपॉन हैबिट के बेसिस पे 4 ग्रुप के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सॉरी, प्लांट्स को क्लासिफाई किया। किसने? थियोफ्रास्टस ने। हर्ब्स के अंदर उन प्लांट्स को रखा, जिनका स्टेम बहुत ही ज्यादा क्या था? स्टेम वीक था, वीक स्टेम, ठीक है। अंडरशर्ब्स के अंदर उनको रखा जिनका स्टेम थोड़ा स्ट्रॉन्गर देन व्हाट? हर्ब्स से थोड़ा स्ट्रॉन्गर जिनका यानी स्टेम था, उसको ले जाके किस में रखा उसने? अंडरशर्ब्स के अंदर। फिर इसके बाद थर्ड जो टाइप था, शर्ब्स जो ग्रुप था उसके अंदर उन प्लांट्स को रखा जिनका अपीयरेंस जो था, यानी दिखना जो था, वो कैसा था? बुशी अपीयरेंस था, बुशी अपीयरेंस। और कंपैरेटिवली और भी स्ट्रांग था, किसके कंपैरिजन में? हर्ब्स और अंडरशर्ब्स के कंपैरिजन में। और ट्रीज के अंदर उस ग्रुप ऑफ प्लांट को ट्रीज के अंदर रखा जिसका स्टेम स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल। सब जितने भी यानी प्लांट्स थे उन सब से जो स्ट्रॉन्गर स्टेम था, उस तरीके के जितने भी प्लांट्स थे उसको ले जाके किस में रखा? आपके ट्रीज वाले ग्रुप के अंदर आपके थियोफ्रास्टस ने रखा, ठीक है। तो इस तरीके से यानी क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
second is a natural system of classification. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो बेटा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि जितने भी क्लासिफिकेशन, देखो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ और भी साइंटिस्ट के नाम हैं, जैसे कि आपके पास जॉन रे है। जॉन रे ने जो शुरू में क्लासिफिकेशन दिया था वो भी आपका क्या था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर हमारे पास एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम था कैस्पर्ड बॉहिन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, कैस्पर्ड बॉहिन। इसने भी जो क्लासिफिकेशन दिया था वो भी आपका कौन सा क्लासिफिकेशन था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम था प्लिनी द एल्डर करके एक और बंदा था जिसने जो क्लासिफिकेशन शुरू में दिया था वो सारा का सारा कौन सा क्लासिफिकेशन था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सबसे पहले शुरू किया था दो बंदे थे। एक बंदा था जिसका नाम था शिम्पर। इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू किया 1879 में। और उसके बाद एक और बंदा था जिसने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में और कंट्रीब्यूशन दिया, जिसका नाम था आइकलर। पहले तो शिम्पर था, दूसरा हमारे पास आइकलर ने 1883 में और भी अच्छे से आपके नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यानी लोगों के सामने पेश किया। अब देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ले लिया करते थे, यानी एक्सटर्नल जो कैरेक्टर्स होते थे, बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में याद रखना, इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब हो गया मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल। इंटरनल स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी, एक्सटर्नल स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो याद रखना, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल यानी एक्सटर्नल और इंटरनल जो कैरेक्टर्स है इनको were taken into consideration in this system of classification, both internal or external यानी external and internal characters were taken into consideration to classify living organisms। ठीक है बेटा, ओके। तो ये था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब देखो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो आपको समझ में आ गए कि सुपरफिशियल या बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। अब हमें ये समझना है कि इंटरनल कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। इंटरनल कैरेक्टर्स आपका फॉर एग्जांपल हो सकता है बहुत सारे इंटरनल कैरेक्टर्स। क्या नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से इंटरनल या एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हम ले सकते हैं? एम्ब्रियोलॉजी
एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स कि किस तरीके से आपका ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, किस तरीके से आपके यानी ऑर्गेनिजम्स यानी गैमेट्स से फ्यूजन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से फिर आपका एम्ब्रियो बना, फिर उस एम्ब्रियो से कैसे डेवलप हुआ, उसी को हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। सेल स्ट्रक्चर, तो इंटरनल स्टडी के अंदर सेल का स्ट्रक्चर या सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देखा जाता है, ठीक है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर जेनेटिक्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उनके अंदर क्रोमोसोम्स कैसे हैं, सेम है, डिफरेंट है, कैसे है, इन सब के बारे में स्टडी जब किया जाता है हम उसे कहेंगे इंटरनल स्टडी। क्या कहेंगे? इंटरनल स्टडी। आपके स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, देखो शाबाश। इट इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स जितने भी मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, चाहे वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हो चाहे वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हो। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड यानी जोसेफ डाल्टन हुकर। तो याद रखना, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए दो बंदों ने शुरू किया था, दो बंदों ने। एक का नाम था जॉर्ज बेंथम और दूसरे का नाम था डाल्टन हुकर, डाल्टन हुकर। तो इन दोनों ने जॉर्ज बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन करके बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, याद रखना। क्या? बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन करके बहुत ज़्यादा फेमस है। और किसके लिए? फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए। किसको? फ्लावरिंग प्लांट्स को, फ्लावरिंग प्लांट्स को याद रखिएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए शाबाश, यहाँ पे आप अपने स्क्रीन में आप देख सकते हैं, इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल द नेचुरल कैरेक्टर दैट इज वेजिटेटिव प्लस रिप्रोडक्टिव, फॉर एग्जांपल स्टेम, लीव्स, रूट्स, फ्लावर एटसेट्रा वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट डेवलप्ड बाय शिम्पर बाय 1879, फॉलोड बाय लिटिल मॉडिफिकेशन बाय एग्लर, जो हमने पहले बताया उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये दो तरीके के क्लासिफिकेशन हो गया। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है दैट इज हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है या वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। होप आप लोगों ने समझा होगा। आप लोगों को ऐसे ही क्या करें, इस तरीके की वीडियो से आप लोगों को अपना काम निकालना पड़ेगा। बाकी क्या करें, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ये वीडियोस ये सारे बनाने में। होप आप सभी ठीक होंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू ऑल।